बीमारी जब भी किसी को होती है वो दो ही तरह से होती है। हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, ये हम सबको पता ही है। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हम समझना चाह रहे हैं? बिकॉज जो जो दिक्कतें आपके बॉडी में उसको ठीक करना है, इसलिए इसलिए हम समझना चाह रहे हैं। बिकॉज यही चीज हम यहाँ पे करा भी रहे हैं और कुछ समझना पड़ेगा ताकि घर पे भी कर पाए। जिस तरह से ये डालियां हैं, इसकी फिर दो डालियां निकली, फिर दो डालियों के आगे तीन और निकल गए, ब्रांचेस बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे ब्रांच बनते जा रहे हैं। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, बड़े वाले हैं, फिर उससे छोटे हैं, फिर उससे छोटे हैं, ऐसे बनते जाते हैं, राइट। ये तो आपको समझ ही आ रहा है कि इस तरह से हमारे बॉडी में और इसमें समानता है, सिमिलैरिटी है। अब कई बार हमारे बॉडी में जो ब्रांचेस हैं, किसी किसी अंग में ये ज्यादा बन जाते हैं, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। तो उस वाले ऑर्गन में उस जगह पे ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, जरूरत से ज्यादा उसमें फूड पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो उससे क्या होगा, वहां पे जो भी सेल्स है उसकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी तेजी से बाकियों के कंपैरिजन में। इसको बोलते हैं ट्यूमर, इसको बोलते हैं कैंसर, इसको बोलते हैं पॉलिप्स। इसके फिर कई कई सारे नाम हैं, आउटग्रोथ्स, इसके सिस्ट बोल सकते हैं, इसको स्टोन बोल सकते हैं इसको, तो इसके बहुत सारे नाम है। फिर तो नाम से कुछ भी हो, मैकेनिज्म तो यह है कि वहां ज्यादा ग्रोथ बढ़ गई है। ये होगी पहली तरह की बीमारी। दूसरी तरह से हम बीमार पड़ सकते हैं, जितनी डालियां जहां चाहिए उससे कम हो जाए, तो वहां पे ब्लड ठीक से पहुंचेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, फूड नहीं पहुंचेगा, तो वहां जो सेल्स हैं वो मरने लगेंगे। जैसे हार्ट डिजीज बोल सकते हैं इसको, डायबिटीज बोल सकते हैं इसको, किडनी फेलियर बोल सकते हैं। किडनी फेलियर मतलब कि वहां पे उतना खून नहीं पहुंच पाया, उतना फूड नहीं पहुंच पाया, तो किडनी फेल्ड। तो या तो ब्रांचेस जरूर से ज्यादा हैं या थोड़े कम हैं। दो ही तरह से हमारी बॉडी में बीमारी होती है। अगर तो कम है उसको बढ़ाना है, अगर तो ज्यादा है उसको कम करना है, यही है, सिंपल, राइट। तो अगर हम बीमारी वाइज जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ बीमारी जिनको जो अभी तक जॉट डाउन किया गया है, लिखा गया है, वो है करीब 8,400 तरह से बीमार पड़ सकता है इंसान। तो उस डिटेल में जाके कुछ फायदा नहीं है। सिंप्लीफाई रखेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि उतने डिटेल की जरूरत नहीं है। तो जितना जरूरत है वो यही है जो सच्चाई है। अब मैं दोनों तरह से बात करूंगा। हमारे इस ग्रुप में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें ज्यादा डालियां हैं, जो अपने आप को कैंसर का पेशेंट बोलते हैं, ट्यूमर का पेशेंट बोलते हैं, वो लोग आते हैं उसमें। तो हम उसकी बात करेंगे पहले, और उसके बाद ऐसे हमारे पास बाकी पेशेंट हैं जिनमें डालियां कम हैं, फिर उनकी बात करेंगे। फिर दोनों के सोल्यूशन क्या है वो बात भी करेंगे। इन्हीं बातों के बीच में आपने जो सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब आपको आते हुए दिखेंगे, एक एक करके दिखते रहेंगे, राइट। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आपके सवालों के जवाब है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब ब्रांचेस ज्यादा हों, जिसे कैंसर बोल सकते हैं, ट्यूमरस ग्रोथ बोल सकते हैं, राइट। तो उसके 4 नियम हैं। ये 4 नियम अगर आपने रट लिए, याद कर लिए, तो कैंसर से ना तो डर लगेगा और ना ही आपको लगेगा कि कैंसर जिंदगी भर का बीमारी है। पहला नियम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि हम सबके बॉडी में एक खास तरह का कैंसर सेल होता है जिसे बोला जाता है इंडोलेंट कैंसर सेल। सभी के बॉडी में है, आपके भी, मेरे भी। अच्छा, ये जो भी मैं आपको बताऊंगा आज, इसके सारे सबूत, इसके एविडेंसेस, इसके रेफरेंसेस, मेडिकल रेफरेंसेस, वो सारा कुछ कलेक्ट करके मैंने 2 किताबों में डाला है। वो 2 किताबें आपको आज जब इस लेक्चर के बाद मिल जाएगा। तो जो यहां मैं बता रहा हूं उसके सबूत अगर आप चाहते हैं तो आज ही, अभी वो सबूत भी आपको मिल जाएगा। तो जब समय मिले उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यही सच है। तो पहला सच ये है कि आप सबके, मेरे, आपके बॉडी में इंडोलेंट कैंसर सेल है। एक ऐसा कैंसर सेल जो सभी की बॉडी में होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कछुए की तरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कछुआ, यहाँ पे मान लो इस हॉल में बिठा दें, यहाँ पे रहे, तो वो कछुए के रहने से हमारा लेक्चर नहीं खराब होगा। वो कूदेगा नहीं, भागेगा नहीं, आवाज नहीं करेगा, एक कोने में पड़ा है। तो हम सबके बॉडी में इस तरह के कैंसर सेल होते हैं। जो लोग 40 साल से ऊपर है, यहाँ ज्यादातर लोग मुझे मिला के 40 साल से ऊपर ही हैं, 70% लोगों के, मेल्स के प्रोस्टेट में
इंडोलेंट कैंसर सेल मिल जाता है। 40% वुमेन्स के ब्रेस्ट में ये इंडोलेंट कैंसर सेल मिल जाता है, कछुए वाला कैंसर सेल। 100% सभी के थायराइड में ये कछुए वाला कैंसर सेल मिल जाता है। जिनकी मृत्यु एक्सीडेंट से होती है कभी, तो उसके बाद उन सब के थायराइड से सेल्स लेके जब देखा गया तो पाया गया कि अरे ये सब तो कैंसर पेशेंट है। अगर जीवन काल में उन्होंने थायराइड का टेस्ट कराया होता तो बोलते आपके तो थायराइड में अच्छा खासा कैंसर है सभी के। तो जो चीज सभी के हो वो बीमारी थोड़ा ना हो सकती है। तो ऐसा कोई नहीं कुदरत में जिसके थायराइड में कैंसर सेल नहीं है। डिटेक्टेबल अमाउंट में बायोप्सी कराएंगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन बायोप्सी हम में से किसी ने कराया नहीं, ना जरूरत है, राइट। तो कैंसर सेल का होने का मतलब ये नहीं कि हम पेशेंट बन जाएंगे। कछुआ का होने का मतलब ये नहीं कि वो डिस्टर्ब कर देगा। ये तो हुआ पहला रूल। दूसरा रूल जिसके लिए आपको समझना पड़ेगा, हम में से थोड़े से लोगों के बॉडी में खरगोश वाला कैंसर सेल भी है। इसे बोलते हैं एग्रेसिव कैंसर सेल्स। कुछ लोगों के बॉडी में ये वाला कैंसर सेल भी है। तो जो खरगोश वाला कैंसर सेल है वो, अगर मान लो यहाँ कोई खरगोश हो तो क्या होगा, वो हमारे लेक्चर करने देगा, इधर कूदेगा उधर गंदा करेगा, पूरा फैला देगा सब कुछ, है ना। तो ये खरगोश का कैंसर बॉडी में होगा तो पूरे बॉडी कैंसर फैल जाती है, ट्यूमरस ग्रोथ होने लगता है, हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, कमजोरी आने लगती है, नींद नहीं आती है, पेनफुल हो जाता है, वेट कम हो जाता है। तो मतलब अगर यहाँ एक खरगोश न जाने क्या आगे कर देगा वो। तो अब जो दूसरा नियम है कि बायोप्सी जब आप करते हैं तो बायोप्सी से सिर्फ इतना पता चलता है कि आपके उस अंग में कैंसर सेल है या नहीं है। लेकिन अगर तो है तो वो कौन सा वाला है, कछुए वाला है या खरगोश वाला है, ये पता करने का मेडिकल साइंस में कोई अभी डायग्नोस्टिक्स नहीं है। जब भी बायोप्सी का कोई रिपोर्ट आता है तो उस पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो उदाहरण यह है कि ये बायोप्सी इसे कहते हैं, आपके बॉडी से एक सेल निकाल लेते हैं, एक छोटा सा टिश्यू निकाल लेते हैं, टुकड़ा निकाल लेते हैं, उसको स्लाइड बना देते हैं, जो स्लाइड ऐसा दिखता है, और ये स्लाइड पैथोलॉजिस्ट को, जो एक्सपर्ट है उनको बोलते हैं ये देख के बताओ ये कैंसर है कि नहीं है। और ऐसा एक बार किया गया, 800 अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को सेम स्लाइड दिया गया, बोला कि बताओ ये कैंसर है कि नहीं। उन 800 में से 19% ने बोला ये नॉर्मल है, 38% लोगों ने बोला, पैथोलॉजी बोला ये एबनॉर्मल है, और बाकियों ने बोला ये तो कैंसर है। तो समझिए कि आपके बॉडी में कैंसर है कि नहीं है, इसके हिसाब से वो निर्भर किस पे कर रहा है कि आप किस वाले पैथोलॉजिस्ट के पास चले जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है हमारी जिंदगी में, जब भी कोई बायोप्सी का रिपोर्ट आता है, देखो जी कैंसर लिख गया, तो उस पेशेंट ने समझ लिया हाँ वो कैंसर है ही, उसको डाउट नहीं कर रहे, उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे, उसको उस पर शक नहीं कर रहे। अब यानी कि उसकी सारी जिंदगी उस एज ए कैंसर पेशेंट बीतने वाली है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, वही होने वाला है। जबकि इसकी सच्चाई कितनी है मैंने आपको उदाहरण दे दिया। पहली बात तो कि ये जो है अगर कैंसर है भी तो कौन सा वाला है, खरगोश वाला कि टॉर्टोइस वाला, कछुए वाला, नहीं पता। हो सकता है वो कछुआ हो जिसे आप कैंसर बोल रहे हैं, जो कि बैठा रहेगा जिंदगी भर, जो सभी की बॉडी में होता। तो बायोप्सी जो है ये बहुत ही खतरनाक टेस्ट है, ये बहुत ही पेनफुल है, अधिकतर लोगों को पेन लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ लोग बायोप्सी कराते हुए ही मर जाते हैं। तो एक ऐसा टेस्ट जो रिलायबल तो है ही नहीं, खतरनाक भी, डेंजरस भी है। बायोप्सी कैंसर बना देता है। एक बात याद रखिए, बायोप्सी कॉजेस कैंसर। इसके सबूत मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो आपको बुक में अभी दे देंगे, एविडेंसेस जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ज्यादातर पेशेंट बायोप्सी वाले बोलते हैं कि उनका पेन कितना पेनफुल है, बोन मैरो टेस्ट भी बायोप्सी है, वेरी वेरी पेनफुल। तो एक ऐसा टेस्ट जो बहुत रिलायबल तो है ही नहीं, पेनफुल भी है, क्यों कराना उसको, पहली बात, राइट। तो दूसरी बात, कोई भी टेस्ट, मान लो हम बोलते हैं ब्रेस्ट मेमोग्राम। मेमोग्राम में क्या होता है, आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ब्रेस्ट को ऐसे दबाते हैं दबाते हैं दबाते हैं, ये बोलने के लिए कि अंदर हम फोटो खींच के देखेंगे कि कैंसर है कि नहीं। उतना दबाते हैं कि दर्द हो जाए, तेजी से दर्द होता है। ये जो दबाने से दर्द होता है, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए,
आप आम लीजिए या मौसम्बी लीजिए, संतरा लीजिए, उसे दबाइए अच्छी तरह दबाइए, फिर छोड़ दीजिए। 3-4 दिन बाद क्या देखेंगे, या 1 दिन बाद क्या देखेंगे, सड़ चुका होगा वो, इट इज स्पॉइल्ड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के सेल सारे आपने तोड़ दिए। जब मेमोग्राम कर रहे हैं तो आप कैंसर बना रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो टूट रहे हैं, जिससे आपको दर्द हो रहा है। जब भी बॉडी के सेल टूटते हैं तो बॉडी हील करती है, वुंड, इंजरी को ठीक करने लगती है। इंजरी को ठीक करने का प्रोसेस जब ज्यादा लंबा चल जाता है उसे बोलते हैं कैंसर। कैंसर का जो मैकेनिज्म है और इंजरी को ठीक करने का जो बॉडी का मैकेनिज्म है बिल्कुल बराबर है। मान लो यहां पे एक बड़ा सा टूट गया दीवार, तो दीवार टूट गया, दोबारा दीवार बना, ईंटें लगा के बना दिया। लेकिन अगर ईंटें लगा के बनाने के बाद भी ईंटें लगाने का प्रोसेस चालू ही रहे तो क्या हो जाएगा, यहां पे एक बहुत बड़ा एक गुंबद बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, है ना। तो रिपेयरिंग का काम जो खत्म ही ना हो उसे बोलते हैं कैंसर। कैंसर का मैकेनिज्म क्या है कि रिपेयरिंग का काम एक समय के बाद खत्म हो गया तो वो वुंड हीलिंग बोल देंगे, अगर खत्म ना हुआ आगे चलता रहा तो वही चीज को कैंसर बोल देंगे। तो पहले तो आपने डैमेज किया, और बार बार जब डैमेज करते हैं तो बॉडी को लगता है कि भाई यहां तो लगातार रिपेयरिंग चलनी है, क्योंकि बार बार टूट रहा है। इस लगातार रिपेयरिंग इज कैंसर। और जब लगातार रिपेयरिंग चलती है तो पूरे बॉडी की ऊर्जा यूज होने लगती है, जिससे इंसान कमजोर पड़ने लगता है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, एनर्जी जाने लगती है, वेट कम होने लगता है, ये सारी चीज होने लगती है। आप कैंसर को बना रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसको समझना होगा, राइट। तो ये टेस्ट कभी नहीं कराना चाहिए। इस टेस्ट का जो साइंस है वो उस बुक में है। आजकल ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं मैं 3rd स्टेज पेशेंट, कैंसर पेशेंट हूं, 4th स्टेज, सुना होगा आपने, 3rd स्टेज कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, एंड स्टेज कैंसर। तो ये स्टेजेस का मामला पिछले 20 साल में आया है। आपके बॉडी में शुगर, ग्लूकोज डाल देते हैं इंजेक्ट करके, रेडियो एक्टिव मटेरियल सब जानते हैं कि वो ऐसा मटेरियल जो चमकता है, वो बॉडी में डालते हैं ग्लूकोज के साथ। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा बॉडी ग्लूकोज यूज कर रहा है, आप सुन रहे हैं तब भी आपका बॉडी, उनको बोलो यार। सो आपकी बॉडी भी ग्लूकोज खा रही है, बॉडी के सारे ऑर्गन खा रहे हैं। तो प्रिंसिपल यह है पेट स्कैन का, जो स्टेजेस की बात बोल रहा हूं, कि जितनी ज्यादा चमक दिखाई देगी उतना स्टेज। यहां कितना चमक दिख रहा है, तो ये बोल रहे डॉक्टर देखो तो आप 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट हो। लेकिन क्या चमक का मतलब कैंसर है क्या? ये चमक क्यों आता है? जो बॉडी का अंग ज्यादा शुगर खाएगा उसके उधर ज्यादा रेडियोएक्टिव मटेरियल जो बॉडी में डाला गया था वो इकट्ठा हो जाएगा, और जब फोटो खींचेंगे तो वो ज्यादा चमकेगा। तो ज्यादा चमकने का मतलब ज्यादा रेडियोएक्टिव मटेरियल वहां इकट्ठा हो गया। वो क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा ग्लूकोज खाया है। ज्यादा ग्लूकोज अगर कोई अंग खाता है तो इसका मतलब वो ज्यादा भूखा है, दैट्स ऑल। उसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसर है। जिस तरह से अगर आप एक कानून बना दें कि जो बच्चा ज्यादा खाना खाएगा वो ज्यादा शैतान है, ये नियम बना दें, फिर आपको अगर ये पता करना हो कि कौन सा बच्चा शैतान है तो ये देखेंगे कि कौन से बच्चा ज्यादा खाना खा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो ज्यादा खाना भी खाते होंगे, शैतान भी होंगे। एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कम खाना खाते हैं फिर भी शैतान है, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल बना दिया, नियम बना दिया, ज्यादा खाना खाने का मतलब आप शैतान, ये एक रैंडम नियम है। वैसे एक रैंडम नियम बना दिया कि जो ज्यादा खाना खाएगा वही कैंसर है। तो हमारे बॉडी में प्रोस्टेट में हमेशा ज्यादातर लोगों की चमक दिखेगी, हर 10 में से 7 लोगों की। इसका मतलब सभी के सभी हर 10 में से 7 लोग तो कैंसर पेशेंट हुए। ज्यादातर लोगों के यहां पे चमक दिखेगी, जहां जहां बॉडी नॉर्मली ज्यादा शुगर खाता है वहां ज्यादा चमक दिखेगी। तो अक्सर हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, पूरी ताकत एनर्जी से आते हैं और बोलते हैं घबराए हुए कि हम तो कैंसर पेशेंट हैं। कागज में कैंसर पेशेंट हैं, असली में नहीं। इन्हें बोलते हैं हम कागजी पेशेंट, नकली पेशेंट। मैं पूछता हूं आपको कोई दर्द है, कमजोरी है, अननोन वेट लॉस है, एनर्जी कम होती है, नींद नहीं आती है, ताकत नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं कैंसर पेशेंट हूं 4th स्टेज, वो भी कैसे? कागज में। तो एक तो ये खतरनाक है। जो लोग
पेट स्कैन कराते हैं उनको बोलते हैं 7 दिन तक आप किसी भी बच्चों के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में रेडिएशन है, उस रेडिएशन से बच्चे को कैंसर हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन के पास नहीं जाएंगे। तो अगर आपके बॉडी के रेडिएशन से उनको कैंसर हो सकता है, तो जो रेडिएशन आपकी बॉडी में डला के वो खुद को आपको नहीं कैंसर बना देगा। सो कैंसर आप डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, कैंसर बनाना चाह रहे हैं, तो ये टेस्ट की रिलायबिलिटी तो है ही नहीं, लेकिन ये टेस्ट आपको कैंसर बना देगा। फिर डॉक्टर बोलेगा देखो हमने बोला था ना कैंसर, आपने तो डाल दिया कैंसर। रेडिएशन, रेडियो एक्टिव मटेरियल आर नोन टू बी कैंसरस। दुनिया में सबको पता है, बच्चे को भी पता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप ट्रैप में फंस सकते हैं, फंसाते हैं, उसी का ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कभी भी डायग्नोस्टिक्स पे भरोसा आप नहीं कर सकते, डायग्नोस्टिक्स के बेसिस पे कि भाई आपके बॉडी में कौन सा वाला कैंसर सेल है, नहीं पता चल सकता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है, तीसरा नियम, कि अगर आपको बोल दिया कि आप कैंसर पेशेंट है उन डायग्नोस्टिक के भरोसे जो कि भरोसा नहीं कर सकते उस पर, तो फिर बोलेंगे कीमोथेरेपी करा लो, रेडिएशन करा लो, सर्जरी करा लो, ये बोलेंगे ना। याद रखिए, कीमोथेरेपी, रेडिएशन कछुआ वाला कैंसर सेल को खरगोश में बदल देता है। कछुआ वाला तो है ही हम सबके बॉडी में, वो खरगोश में बदल देगा। फिर बोलेंगे 12 साइकिल और करने पड़ेंगे। वो पेशेंट जब तक जिंदा रहेगा कैंसर इंडस्ट्री का कस्टमर बन के जिंदा रहेगा। तो कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी कैंसर को ना तो कंट्रोल करती है, ना क्योर करती है, ना कुछ करती है, वो सिर्फ कैंसर को बनाती है। अच्छा, फिर सबूत चाहिए आपको, वो आपको अभी मिल जाएगा। जो भी डॉक्टर को आप जानते हो, जिनको भी आप स्पेशलिस्ट मानते हो, उनसे वो सबूत दिखवा सकते हैं। आप बोल सकते हैं इन सबूतों के आप नकार देंगे, वो नकारेंगे नहीं कभी। हाँ, ये बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं इन सबूतों के बारे में बात करने का, वो अवॉइड करेंगे, बट नकारेंगे नहीं। सच यही सच है। सर्जरी कर दो। अब सर्जरी कर दो, मान लो एक ट्यूमर है आपके बॉडी में, कुछ लोगों ने पूछा भी कि स्टोन है बॉडी में, ट्यूमर है बॉडी में, राइट। तो मान लो ये अजय महाजन है ना, है यहाँ पे, आप बैठे ना, किडनी स्टोन 15 mm का, फिर एक 45 mm का, तो आपने उसको सर्जरी से निकाल दिया, ऐसा कुछ आपका है स्टोरी। अब मान लीजिए ये पेड़ आपका जो है ये ट्यूमर है, इसके पत्ते ट्यूमर है ऐसा मान लीजिए, या इसके पत्ते स्टोन है। तो मैं डॉक्टर में बोलता हूं अच्छा स्टोन ट्यूमर आपको तंग कर रहा है, ऐसा करो इसको काट देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। हमने पेड़ों के पत्तों को काट दिया, अब क्या होगा? कुछ दिन बाद दोबारा से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जितनी बार आप काटेंगे उतनी बार आ जाएगा, राइट। तो कभी ऐसा हो सकता है कि हमने पत्ते काट दिए दोबारा आए ना, वो तभी हो सकता है जब नीचे जो जड़ है इसके अंदर खुराक भेजता है, ये हमें हटाना पड़ेगा, राइट। सो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि कभी भी सर्जरी, ट्यूमर का सर्जरी, स्टोन का सर्जरी कराने का मतलब कि आपने ऊपर से काट दिया और कुछ दिन बाद दोबारा से वो आ गया, आता है कि नहीं आता है? सो ये कभी भी नहीं कराना चाहिए। तो करना क्या होगा? अच्छा, अगर मैं चाहता हूं ये पेड़ के पत्ते सब खत्म हो जाए तो क्या करना होगा? अगर मैं इसका एनवायरनमेंट बदल दूं, पानी हटा दूं, फिर क्या होगा? ये कितना भी हरा भरा क्यों ना हो, अगर पानी नहीं रहेगा, एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, तो उसको खत्म होना ही होना है, राइट। अदरवाइज अगर ये पानी है, आप कितना भी सर्जरी करेंगे, ये कभी जीवन में खत्म नहीं होगा। तो हियर कम्स द फोर्थ रूल, ये है, यहां पे आता है चौथा रूल। अगर ट्यूमरस ग्रोथ को, कैंसरस ग्रोथ को अगर आपको खत्म करना है, उन पत्तों को हटाना है, तो उन कैंसर सेल को एक ऐसा माहौल देना है जहां उसको खुराक ना मिले। तो वो स्टोन, वो ट्यूमर, वो सिस्ट, वो पॉलिप्स, वो आउटग्रोथ, वो फिस्टुला, वो जहां जहां भी है, इट विल डाई इट्स ओन डेथ। जब वो मर गया फिर दोबारा नहीं आ सकता, राइट। वो है परमानेंट सोल्यूशन। तो सवाल आता है कि कैसे हम माहौल को चेंज करें, उसके वहां से जो खुराक को कैसे हटाएं। हियर कम्स द फोर्थ रूल,
कि जो बॉडी में खरगोश वाला कैंसर सेल है जो मैंने बताया, दोबारा से अगर कछुआ बना देना है तो यानी कि एनवायरमेंट चेंज करना है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, दैट इज रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक, सर्केडियन क्लॉक। ये हमने कल भी यही इसी बात कर रहे थे। हमारी जो बॉडी क्लॉक है उस बॉडी क्लॉक को बदल दीजिए, उसे चेंज कर दीजिए, तो अंदर का जो माहौल है वो बदल जाएगा। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। आपने यहां पे देखा कल पहले क्लास में कि यहां पे 7 देशों से पेशेंट है, 7 कंट्रीज, भूटान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, वियतनाम से, मलेशिया से और बाकी भारतीय। कल वाला जो क्लास था उसमें अब तो अलग अलग हो जाएगा, अंग्रेजी क्लास अलग, हिंदी क्लास अलग। तो जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं, मान लो आप यहां से यूएस जाते हैं और आपने फ्लाइट मोड पे कर दिया अपना मोबाइल, अपने फ्लाइट मोड पे, और आप यूएस पहुंच गए। अब मोबाइल जब ऑन करेंगे तो टाइम कौन सा दिखाएगा, यहां का कि वहां का? फ्लाइट मोड पे है। अब वहां जब देखेंगे टाइम तो कौन सा टाइम दिखाएगा? फ्लाइट मोड पे। ये फ्लाइट मोड समझते हैं? इंडिया का इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, फ्लाइट मोड पे है। तो अब फ्लाइट मोड पे यहां पे मोबाइल कर दिया, अब फ्लाई करके अमेरिका गए और इसको ऑन किया या देखा फ्लाइट मोड पे, तो क्या टाइम दिखाएगा वो? स्टिल यहां वाला। तो इस मोबाइल का जो बॉडी क्लॉक है, सर्केडियन क्लॉक है, वो भारत के हिसाब से अभी भी सेट है, चाहे आप कहीं और भी पहुंच गए। अगर आपको वहां का टाइम क्लॉक के हिसाब से सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? वहां के नेटवर्क से इसको कनेक्ट कर देंगे। कितनी देर में सेट हो जाएगा? कुछ सेकंड में, राइट? लेकिन यह निर्भर करता है कि आपने कब नेटवर्क से कनेक्ट किया। 10 दिन बाद कनेक्ट किया तो 10 दिन बाद सेट होगा, आज ही कनेक्ट कर देंगे तो अभी सेट हो जाएगा। जिस तरह से इसका एक बॉडी क्लॉक है जो अलग जोन में जाने के बाद वहां के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट एक बार कर दिया तो सेट हो गया, ठीक उसी तरह से हमारा भी एक बॉडी क्लॉक है। जब आप यहां से यूएस जाते हैं, जो लोग जाते हैं उनको पता है कि वहां जाके जब यहां पे अभी दिन है तो वहां रात है, यानी कि वहां जाने के बाद आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो यहां के हिसाब से सेट होगी, सेट है। यानी कि वहां पे रात को जब नींद आनी चाहिए तब नींद नहीं आएगी, बिकॉज तब भारत में दिन है। और जब वहां का दिन होगा तब आपको नींद आएगी, क्योंकि भारत में तब रात है। यानी कि आपका बॉडी क्लॉक यहां के हिसाब से सेटिंग है, ना कि वहां के हिसाब से सेटिंग है। इसे कहते हैं जेट लैग, है ना। अब इसको कैसे चेंज करना है? मोबाइल को कैसे चेंज किया आपने? वहां के नेटवर्क से। तो आपको अपने बॉडी को वहां के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करना है। हवाई जहाज से उतरते ही जूते उतारो और वहां के मिट्टी में पैर रख दो, तो वहां के जियो मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप कनेक्ट हो गए। अब आपका बॉडी क्लॉक कुछ मिनट में या 1 आध घंटे में रीसेट हो गया। ये इसे कहते हैं बॉडी क्लॉक। जब बॉडी क्लॉक आपका बिगड़ा होता है, पेशेंट का बॉडी क्लॉक बिगड़ा होता है, बिगड़ने के कई सारे तरीके हैं। एक तो आप किसी और टाइम जोन में चले गए तब बिगड़ गया, लेकिन इसको बिगाड़ने के और भी बहुत सारे तरीके जो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन ठीक करने का तरीका क्या है कि जैसे ही आप उस धरती में कनेक्ट हो गए तो बॉडी क्लॉक ठीक होने लग गया, राइट। तो अदरवाइज आप देखते हैं जेट लैग हो गया, कई कई दिन लग जाते हैं, फिर जाके आप वहां के सेटिंग, कई कई दिन इसलिए लगते हैं क्योंकि आपने अपना उस नेटवर्क से अपना जुड़ाव है ही नहीं। जूते पहनते हैं, हर जगह सीमेंटेड है, कहीं भी आपने किसी पेड़ को नहीं हाथ लगा पाए, मिट्टी को नहीं हाथ लगा पाए, आपके पैर नहीं पड़े उस पे, तो आप इंसुलेटेड हैं। तो इसीलिए आपको नींद नहीं आएगी, आपको थकान हो जाएगी, आपको डिप्रेशन आने लगेगा, आपको भूख मिट जाएगी। यही सब ना प्राइमरी कंसर्न्स हैं। और ये जब लगातार होता रहे किसी को, इसी को तो बोलते हैं डिजीज, राइट। तो आपने यहां पे क्या किया, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं जबकि यहां बैठे हैं, अपने नीचे ये क्या है, 0 वोल्ट बेडशीट है ना, 0 वोल्ट योगा मैट। तो नंगे पैर आप इसमें पैर रखे हुए हैं और तार है, ये तार सीधे बाहर जाके नीचे लगा हुआ है। यानी कि आप अभी धरती से इस वक्त जुड़े हुए हैं सबके सब। जब आप रात को सो रहे थे तब भी 0 वोल्ट बेडशीट में आप सो रहे थे। यानी कि एक दिन में आप में से सब लोग कम से कम 10 घंटे धरती से कनेक्टेड हैं। ये जो धरती से कनेक्टेड है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका बॉडी क्लॉक रीसेट हो रहा है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा रीसेट हो रहा है? आपकी नींद अच्छी होने लगेगी, आपका दर्द कम होने लगेगा, आपकी भूख बढ़ने लगेगी। तो सिर्फ एक नियम,
रीसेटिंग द बॉडी क्लॉक। लेकिन बॉडी क्लॉक को रीसेट करने का सिर्फ ये एक मैंने एंगल बताया, कई सारे तरीके से बॉडी क्लॉक को बिगाड़ा जा सकता है और कई सारे तरीके लगाने पड़ेंगे बॉडी क्लॉक को रीसेट करने में। तो मामला बहुत ही सिंपल है। अभी मैं बता रहा था जिनको कैंसर है, ट्यूमर है, तो नाम बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप सिंपली इतना याद रखिए कि वहां थोड़े से ज्यादा डालियां हैं, ज्यादा खाना पहुंच रहा है, इसलिए वहां ज्यादा हरा भरा है, जिससे आपको तकलीफ हो रही है। आपके बॉडी के हर ऑर्गन के लिए जगह निर्धारित है, उससे ज्यादा जगह जब वो ऑर्गन घेरने लगता है तो वहां पे स्ट्रेस होगा तो आपको दर्द होगा, राइट। तो उसको ठीक करने के लिए बॉडी क्लॉक ठीक करना है। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो कैंसर है, इस पेड़ का नाम कैंसर हो, ये आगे ना बढ़े और जितना है वो भी खत्म हो जाए, तो आपको ही जवाब पता है कि भाई ये नीचे से ठीक करना पड़ेगा, इस पानी को हटा देना पड़ेगा, जो इसका खुराक है उसको खत्म करना पड़ेगा, उसको लिमिटेड करना पड़ेगा। जितना ज्यादा खुराक उतना ज्यादा ग्रोथ, जितना कम खुराक उतना कम ग्रोथ, राइट। तो अगर हम काट छाट करने लगे तो वो जीवन में कभी भी आप ठीक नहीं होंगे। और देखते भी तो हैं कि अरे अब तो ठीक हो गए थे, काटा देखा ठीक हो गए, फोटो खींच लिया, फिर 4 दिन बाद अरे ये तो दोबारा कैंसर आ गया, फिर से कीमोथेरेपी कराना पड़ेगा, फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी। यही चलता ना। जो भी लोग किसी कैंसर पेशेंट को जानते हैं या यहां जो बैठे हैं, अपनी जिंदगी याद कीजिए, यही तो चल रहा है ना। और ये चलता ही रहेगा जब तक कि पेशेंट की जान और माल दोनों ना खत्म हो जाए। या तो माल खत्म हो जाए तभी पीछा छूट जाएगा, या तो उसकी जान चले जाए तब पीछा छूटेगा। तो ये एक ट्रैप है, राइट। इसके सारे एविडेंस, सबूत आपको बुक में मिल जाएंगे, जो बुक आपको इस लेक्चर के बाद आपको मिलने वाला है। तो ये हैं जो मैंने अभी बताया, रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर की। और ये एक तरह के पेशेंट, ये बॉडी क्लॉक को कैसे ठीक करना है ये इस पे मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक और तरह के पेशेंट की, बाकी जहां डालियां कम हो जाती हैं, यानी कि हार्ट पेशेंट हैं, किडनी फेलियर है, डायबिटीज है, राइट। तो ये सारे आते हैं फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी क्यों है। आप में से ज्यादातर लोगों के जो सवाल हैं, जो कल आपने पूछे थे, जो आपने लिख के दिए थे, उनके जवाब इसी के अंदर है, इसलिए ये समझना जरूरी है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास इस तरह का एक फिश टैंक है, एक्वेरियम है, मछलियां हैं, और आप मछलियों के डॉक्टर हैं और आप चाहते हैं कि ये ठीक से सोए, कि सोना जरूरी है सबके लिए, नहीं सोएंगे तो ये बीमार पड़ेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि ये सो रहे हैं कि नहीं? नॉर्मली फिश जब सोती है तो उसकी आंखें खुली रहती हैं, इंसान की तरह आंखें बंद नहीं होती, जानवरों की तरह बाकी खोल के आंखें खुली रहती हैं। तो आपने एक डायग्नोस्टिक मेथड निकाला ये पता करने के लिए कि फिश सो रही है, जग रही है। कैसे पता चलेगा? पानी में हाथ डाल के फिश को उठा के देखेंगे हिल रहा है कि नहीं। अगर तो हिल रहा है तो यानी कि सो नहीं रही है, और नहीं हिल रहा है तो मतलब सो रही है। अब क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट होगा कि जितनी बार आप फिश को निकालेंगे, अरे ये तो हिल रही है, देखा मुझे लग ही रहा था ये सो नहीं रही होगी, अच्छा देखते हैं ये सो रही कि नहीं। अरे इसको निकाला, अरे ये भी तो हिल रही है, मुझे पहले ही शक था ये भी नहीं सो रही होगी, बस लग रहा था सो रही है। तो जब जिसको भी पकड़ते हैं वही हिलता है, इसका मतलब ये कोई भी फिश सो नहीं रहा, राइट। यानी कि सबको स्लीपिंग पिल दिलाने पड़ेंगे, सबको बेहोश करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो हमारा डायग्नोस्टिक का तरीका है वही हमें बीमार करने के लिए है। वो डायग्नोस्टिक इटसेल्फ इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, राइट। इसको मैं थोड़ा हमारे कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूं। जब आपको ये उम्मीद हो कि मेरे बॉडी में कुछ बुराई होने वाला है, आप सब टेस्ट कराते नहीं है, कंप्लीट बॉडी चेकअप साल में एक बार जो कराते हैं, उसमें कई सारे डार्क आते हैं ना, बोल्ड नंबर आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, एचडीएल घट गया, यही सब आता रहता है। तो उससे जब भी दिमाग में बैठ जाए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये आते ही आपके बॉडी में एक फिनोमिना, इट इज कॉल्ड द नोसिबो इफेक्ट, राइट। नोसिबो इफेक्ट मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़। ये जो सोच है, इस सोच से, जब ये सोच है कि भाई कुछ तो खराब हो रहा है, ये सोच अगर लगातार रहती है बनी हुई थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीनों के लिए, तो लिटरली आपके हार्ट का एक चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बड़ा होने लगता है। इसे साइंटिफिकली मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं टेकोटोसुबो। टेकोटोसुबो मतलब एक जापानीज टर्म भी है, जिसमें जो मटके को कहते हैं टेकोटोसुबो, जिससे ऑक्टोपस को पकड़ते हैं। ऑक्टोपस अपने उसका 8 हाथ होते हैं, वो ऐसे अंदर गया तो हाथ खोल देता है तो बाहर निकल नहीं पाता है। तो इसके पीछे की स्टोरी है, उसको छोड़िए।
जब आपका हार्ट एक बढ़ने लगता है बाकियों के कंपैरिजन में, तो दैट कॉजेस व्हाट इज नोन एज वुडू डेथ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप में से वो लोग जो बीमारी को सोचते रहते हैं, तो बीमारी तो है ही अपनी जगह में, वो डैमेज कर रही है, लेकिन ये सोच है वो भी एडिशनली रोल प्ले कर रही है। तो यानी कि आप दो तरह से आपको ठीक होना पड़ेगा, एक तो जो बीमारी अपने आप में है उसे तो ठीक करना ही है, और दूसरा जो सोच दिन रात अब बीमारी के ही उस ट्यून में है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, नुकसान क्लियर है। तो इस सोच से क्योंकि फायदा नहीं होगा, तो इससे क्या हम हट सकते हैं, कैसे हट सकते हैं, इस पे हम आएंगे। तो ये है नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट के कई सारे, ये एक अच्छा खासा एक फिनोमिना है बॉडी का, ये हमें समझना होगा। अब देखिए नोसिबो इफेक्ट, आपके मान लो आप हेल्दी हैं, 100% हेल्दी है, बट मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में नोसिबो इफेक्ट ले आऊं ताकि कुछ दिनों में आप बीमार पड़ जाएं। उसके एक बहुत सिंपल तरीका है मेरे पास। अब देखिए 1978 तक, 1978 जो लोग उस टाइम को याद करें, 300 से ऊपर किसी का कोलेस्ट्रॉल होता था तो बोलते थे हाई कोलेस्ट्रॉल। लेकिन 1998 आते आते ये कम होता गया, अब 250 से 240 से ऊपर किसी का होगा 98 में तो बोलेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल, राइट। यानी कि अगर 270 किसका कोलेस्ट्रॉल है तो 1978 से पहले उसे नॉर्मल बोला जाता था, 1998 के बाद वो हाई बोल गया। आज की तारीख में ये 240 कहां हो गया, 200, राइट। तो एक टाइम पे जो 210 वाला नॉर्मल था अब बोलेंगे हाई। आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये 200 का भी नीचे होने लगेगा। तो जैसे जैसे नीचे होगा कि दायरा पेशेंट्स का बढ़ने लगता है, राइट। तो अब दिमाग में बैठ गया तो हाई है, हाई है, दिन में हजारों बार सोचेंगे आप। तो हाई से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन एक कॉन्सिक्वेंस तो आई गया कि भाई आपके दिमाग में बैठ गया, तो दैट विल हैव इट्स ओन कंट्रीब्यूशन, राइट। और जिस चीज पे आप रिलाय कर रहे हैं, जिसको आप हाई बोल रहे हैं, उसकी इतिहास तो देख लीजिए कि हाई का फिनोमिना बार बार चेंज हो रहा है। क्या ये निर्भर कर सकते हैं वो चेंज होने के पीछे का क्राइटेरिया क्या, कि कैसे, किसने चेंज किया, उसके पीछे का साइंस क्या है, एविडेंस क्या है, ये समझना पड़ेगा आपको। वही चीजें हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारी बीमारियों के लिए है, ऑल द डिजीज। मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, वो तो आगे आएगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि नोसिबो इफेक्ट का मतलब क्या है। अब देखिए टीएसएच, थायराइड, आप में से काफी सारे लोग थायराइड पेशेंट भी है, जैसा मैंने देखा 2003 से पहले थायराइड का यही नॉर्मल रेंज था, अब थायराइड का ये नॉर्मल रेंज हो गया। यानी कि किसी का 4.5 या 5 हो तो 2003 से पहले उसे नॉर्मल बोला जाता था, अब उसे पेशेंट बोला जाता है, राइट। धीरे धीरे ये दायरा, ये जो बाउंड्री है, वो मान लो एक फुटबॉल मैच है जहां पे आप चाहते हैं कि ओपोनेंट कभी जीत ही ना पाए, तो क्या कर रहे हैं, अपना गोल पोस्ट को कम करते जा रहे हैं, राइट। और एक टाइम आएगा गोल पोस्ट इतना कम हो गया फुटबॉल के साइज से भी कम, तो कोई कितना भी अच्छा प्लेयर हो दुनिया का, वो कभी जीत ही नहीं सकता, गोल कर ही नहीं सकता। तो ये डायग्नोस्टिक इतना कम हो जाएगा कि भाई लिटरली इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव इट, राइट। और ये हो गया है ऑलरेडी, हो ही गया है ये। अब देखिए ये टीएसएच का मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाया कि 2003 से पहले जिसे नॉर्मल बोला जाता था वो अब एबनॉर्मल हो गया है। और यही इतिहास अगर हम देखें, क्रिएटिनिन, आप में से बहुत लोगों ने ये क्रिएटिनिन का सवाल पूछा, हाथ रेस करें जो क्रिएटिनिन के बारे में कंसर्न है। ये देखिए कितने जिन्होंने क्रिएटिनिन का यहां लिख के ही दिया, ठीक है। तो अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपका सवाल जो क्लियरली आपने लिखा, और हमारे सारे हॉस्पिटल में ये सवाल सबसे कॉमन है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में किडनी के पेशेंट सबसे ज्यादा होते हैं। वो ये नहीं पूछते कि मैं ठीक कैसे होऊंगा, वो ये पूछते मेरा क्रिएटिनिन कैसे कम होगा। तो आपका गोल क्रिएटिनिन कम करना है, चाहे आप ठीक होना हो या आपको ठीक होना है। लेकिन हमने दोनों को सेम मान लिया ना, हमने ये मान लिया कि क्रिएटिनिन का कम होना से ही मैं ठीक होऊंगा। इसीलिए हम बोलते हैं क्रिएटिनिन कैसे कम होगा, हम ये नहीं बोलते हम ठीक कैसे होंगे। तो अब क्रिएटिनिन कैसे कम होगा, जिन लोगों ने ये सवाल पूछा उनके जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। क्रिएटिनिन कैसे कम होगा या कम क्यों करना है। दुनिया भर में जो किडनी के पेशेंट्स हैं उन सबको ये देखने की कोशिश की क्या क्रिएटिनिन के ज्यादा होने से मृत्यु जल्दी हो जाती है, क्योंकि लोग तो कम करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा होने से क्या होगा, मर जाएगा इंसान, कैसा होता है एमंग द किडनी पेशेंट्स। तो
5388 पेशेंट्स के किडनी के पेशेंट्स का रिकॉर्ड देखा और उस रिकॉर्ड में यह पाया गया, यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी है इस तरह का, कि जिनके क्रिएटिनिन ज्यादा थे उनमें मृत्यु दर कम थी और जिनके क्रिएटिनिन कम थे उनमें मौतें ज्यादा थी। ठीक इसका उल्टा। और यही चीज हम अपने हॉस्पिटल में अक्सर देखते हैं। 23 जुलाई को हमने एक कार्यक्रम भी किया था जो टेलीविजन में भी आया था और जो ऑनलाइन भी आया था। आप में से किसी ने देखा था वो कार्यक्रम? कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने देखा था। तो बाकियों को मैं बता दूं, आपने तो देखा था, पेशेंट को भी आपने देखा था कि हमारे हॉस्पिटल में 2 पेशेंट डेराबस्सी में, एक रूम नंबर 7 में 107 और दूसरा रूम नंबर 109, 110 भी है। नहीं, हियर कंपैरिजन बता रहा हूं जो मैंने उस दिन का था। वो तो सारे लगभग 70% पेशेंट वहां किडनी वाले ही हैं, लेकिन 107 और 109 का हमने कंपेयर किया। 107 वाला जो पेशेंट था पुनीत यादव, उसका क्रिएटिनिन था 28 और 109 वाला जो पेशेंट था राकेश, उसका क्रिएटिनिन 1.9। अब ये वाला जो पेशेंट हमने उस दिन दिखाया, आपको वीडियो में दिखाया दोनों को खड़ा करके, 28 वाला उतना ही हेल्दी लग रहा था जितना हेल्दी मैं लग रहा हूं। ना उसको सूजन थी, ना कोई तकलीफ थी, उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मल था, उसकी एनर्जी लेवल बड़ी स्ट्रांग थी, राइट। कितना क्रिएटिनिन? 28, राइट। और उसको 2 दिन बाद में डिस्चार्ज भी कर दिया, परफेक्ट है। लेकिन उसे चिंता ये सताई जा रही, मेरा क्रिएटिनिन कैसे कम होगा। और ये 1.96 वाला, ये इसका यूरिन आउटपुट कम था, इसकी स्वेलिंग बहुत ज्यादा थी, इसकी वीकनेस बहुत ज्यादा थी, वो सारे क्लासिक सिम्टम जो किडनी के होते ही हैं। और ये कोई अनोखी बात नहीं, ऐसा हम अक्सर देखते ही हैं। तो होना तो ये चाहिए था ना कि इसका क्रिएटिनिन इससे 10 गुना बड़ा है या 15 गुना ज्यादा है, यानी कि 1500% ज्यादा है, तो इसकी बीमारी भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी ना। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं इस उदाहरण से कि क्रिएटिनिन कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है आपकी बीमारी के। चाहे मैं हमारे हॉस्पिटल का एग्जांपल मैं दूं, चाहे जो लार्जेस्ट स्टडी आपके पीछे यहां मैं दिखा रहा हूं इसकी बात करें, तो क्रिएटिनिन को क्यों नहीं जोड़ना चाहिए आपकी बीमारी से, मैं ये समझाना चाहता हूं। और क्रिएटिनिन का बढ़ने घटने का मतलब क्या, ये समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये अक्सर लोगों का, यहां पे आपने यही सवाल कल पूछा। याद रखिए, जब भी किसी के बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, वायरल इंफेक्शन होता है, तब हमारे बॉडी का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, क्योंकि यही बॉडी का तरीका है उस बैक्टीरिया या वायरस को रोकने का। तो दूसरा, आप अभी अपना क्रिएटिनिन सब चेक करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चेक कराने के बाद आप खूब सारा मीट खाइए, रेड मीट, जो लोग खाते हैं। खाने में रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मीट खाने के तुरंत बाद आज ही दोबारा क्रिएटिनिन चेक कराइए, उन लोगों का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो क्या ये मान लें कि आपका किडनी फेल हो गया आज? तो क्रिएटिनिन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किडनी फेलियर, उनके कई सारे और कारण होते हैं। स्टेरॉइड जो लोग लेते हैं तब क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट से बॉडी अपने आप को बचाना चाहती है, तो क्रिएटिनिन बढ़ा देती है। आपका कोई बॉडी बिल्डर दोस्त है, उसको बोलिए आप क्रिएटिनिन चेक कराए, केएफटी करे, उसका क्रिएटिनिन बहुत हाई होगा। बॉडी बिल्डर मतलब ज्यादा मसल्स तो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है उनका। तो क्या उनका किडनी सारे बॉडी बिल्डर का फेल मान लें? नहीं, राइट। तो इस तरह से कई सारे कारणों से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। हमारे हॉस्पिटल में ये जो किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, जब आप हॉट वाटर इमर्शन में कितने लोग थे? काफी लोगों ने। हॉट वाटर में क्या होता है कि बॉडी के अंदर हलचल होती है, जो आप महसूस करते हैं जब आप हॉट वाटर में बैठते, उस वक्त हमारे बॉडी में बहुत सारे तोड़फोड़ होती है, और तब उस तोड़फोड़ में क्रिएटिनिन का रोल है। तो ब्लड में क्रिएटिनिन टेम्पोरली बढ़ेगा और फिर वो यूरिन से या बॉडी के स्किन से फ्लश आउट धीरे धीरे होगा। इसीलिए हम सबका, जो लोग नॉर्मल भी हैं, जो लोग अपने आप को किडनी पेशेंट नहीं बोलते हैं, वो लोग भी किसी और वजह से हॉट वाटर इमर्शन कर रहे हैं, सबका क्रिएटिनिन शुरू में पहले 10 दिन बढ़ता है, फिर जैसे जैसे बॉडी उठा के फ्लश आउट करेगी फिर धीरे धीरे कम होता है। तो क्रिएटिनिन का बढ़ना घटना कई सारे कारण हैं। एक कारण यह भी है कि जब किडनी काम करना कम कर देती है तब भी क्रिएटिनिन फ्लश आउट नहीं होता, तब भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो
क्रिएटिनिन के बढ़ने के कई सारे कारण हैं, उनमें से सिर्फ एक कारण किडनी फेलियर भी है। लेकिन हर बार जब क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो सिर्फ किडनी फेलियर है ऐसा नहीं है। तो और क्रिएटिनिन अगर बढ़ गया तो उससे मौत हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। तो वो 28 वाले तो मर जाना चाहिए था, वो तो मरा नहीं और काफी समय से है। तो बॉडी में जो हलचल हो रही है हमें नहीं पता कि हलचल कौन सा इनमें से, जिस तरह से हमें नहीं पता कि वो कैंसर सेल कछुए वाला है या खरगोश वाला है। हमें अभी भी हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसका ज्ञान थोड़ा सा ही है। उस थोड़े से ज्ञान से हम सारा बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं और तभी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सवाल जो आता है वो पोटेशियम का भी आता है। पोटेशियम का सवाल कुछ लोगों ने पूछा था ये कि आपको ऐसा लगता है पोटेशियम भी एक दुश्मन है। डॉक्टर ने बोल दिया, आपके डॉक्टर ने जहां से भी आप आए हैं पहले, कि पोटेशियम ज्यादा जिनमें वो मत खाओ, यही है ना, और आप ऐसा करते भी हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो जिसमें पोटेशियम ज्यादा है? मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल है। भगवान ने जो भी बनाया, गॉड ने जो भी आपको बना के दिया, वो सब में हाई पोटेशियम है। फल है, सब्जी है, बादाम है, नारियल पानी है, ये सब भगवान ने बनाया। इंसान ने जो बनाया उस सब में लो पोटेशियम है। कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा है, बर्गर है, आइसक्रीम है, लो पोटेशियम है। बिस्किट है, ब्रेड है। तो जब भी डॉक्टर बोलते हैं कि हाई पोटेशियम फूड मत खाओ, तो डॉक्टर एक्चुअली बोल रहा है कि भगवान का बनाया हुआ कुछ भी मत खाओ, इंसान का बनाया सब कुछ खा लो। इट ट्रांसलेट टू दैट। क्या ये लॉजिकल लग रहा है कि इंसान के बनाए हुए फूड से मैं ठीक हो जाऊंगा? क्या लॉजिकल लग रहा है? जरा सोच के देखिए, राइट? उल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल है और स्क्रीम ट्रायल, राइट? और इस ट्रायल में यह देखा गया कि पोटेशियम कम होने से डेथ बढ़ती है और पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है तो भी डेथ बढ़ती है। लेकिन यह होता है जो गोरे हैं उनकी बात, जो ब्राउन है, काले हैं, हमारा किडनी पेशेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। किडनी पेशेंट में पोटेशियम जब हाई होता है तो डेथ रेट कम होने लगती है। ये अजीब बात नहीं है कि पोटेशियम हाई होने से डेथ रेट कम कैसे होगी किडनी पेशेंट में? इसको समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किडनी पेशेंट की बॉडी और हमारी बॉडी की केमिस्ट्री अलग अलग है। किडनी पेशेंट के बॉडी में ज्यादा पानी होता है, हमारे बॉडी में ज्यादा पानी नहीं होता है। तो हमारे लिए 6 पोटेशियम डेंजरस होगा, किडनी पेशेंट के लिए 6 पोटेशियम बिल्कुल नॉर्मल है। इस बात को आपको समझना होगा। तो एक हेल्दी इंसान का जो पैरामीटर है वही वाला पैरामीटर किडनी पेशेंट में फिट नहीं बैठ सकता। इस बात को समझना होगा। ये स्क्रीम ट्रायल, जिस तरह से हम सबके जूते का साइज एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से किडनी पेशेंट को आप हेल्दी इंसान से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी की केमिस्ट्री बदल चुकी है, उनके बॉडी का बैलेंस बदल चुका है। उस बदले हुए बैलेंस में पोटेशियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इस पे एक ट्रायल किया गया। ट्रायल क्या किया गया कि जितने किडनी पेशेंट थे जिनका पोटेशियम ज्यादा भी था, उन सबको हाई पोटेशियम डाइट पे रखा गया। खूब सारा नारियल पानी दे दो, खूब सारा टमाटर दे दो, खूब सारे पालक दे दो, खूब सारे फल दे दो, ये खिलाया। और ये जब खिलाया तो क्या देखा गया कि वो सारे जो किडनी फेलियर पेशेंट थे सबके सब ठीक हो गए। ये रहा ट्रायल आपकी आंखों के सामने। आप यहां पे जो लोग कल से आए हैं, परसों से आए हैं, उससे पहले यहां क्या खा रहे हैं? आप खूब सारा फल खा रहे हैं, खूब सारी कच्ची सब्जी खा रहे हैं, हाई पोटेशियम डाइट। नारियल पानी पी रहे हैं, हाई पोटेशियम डाइट, राइट? तो बनाना, केले खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि जब कोई डॉक्टर बोलता है कि लो पोटेशियम डाइट लेना चाहिए, उसे बोलिए कि आप सबूत तो दिखाएं। मैं तो सबूत दिखा रहा हूं ना आपको, ये रहा सबूत। हमारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनकी डायलिसिस खत्म हो जाती है। आप में से 2-3 पार्टिसिपेंट ने हाथ रेस किया जिन्होंने 23 जुलाई वाला अभी वाला कार्यक्रम देखा। आपने देखा कितने ऐसे पेशेंट स्टेज पे आए जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, हफ्ते में 2-3 डायलिसिस, अब 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, उनकी डायलिसिस बंद, दवाइयां बंद, बिल्कुल ही नॉर्मल, राइट? तो लेकिन उन्होंने क्या किया, जो जो डॉक्टर्स ने बोला, जहां जहां गए उसका ठीक उल्टा। मतलब ये कि आप डॉक्टर के पास जाइए, उनकी सारी जो भी वो सलाह देते हैं वो लिखिए और उसका ठीक उल्टा कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट।
आप देखेंगे आज शाम को हमारी टीम कोलेट कर रही है आप सबका रिकॉर्ड्स, और आज शाम को आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 दिन के अंदर, शाम तक 48 आवर्स हो जाएंगे ना, 2 दिन के अंदर लोगों के ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन डिपेंडेंसी कैसे फटाफट कम हो रही है, कैसे वो कम होता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज यू आर ऑन ए हाई पोटेशियम डाइट। तो पोटेशियम हमारा दुश्मन नहीं है, और एक हेल्दी इंसान का पोटेशियम लेवल अलग है एक किडनी पेशेंट के पोटेशियम लेवल से, इस बात को समझना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने सारे ट्रायल होते हैं, जो ट्रायल को यहां का कानून मानता है वो ट्रायल गोरों पे है, ये गोरों का है, और ये ट्रायल जो ब्लैक या ब्राउन का है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर दिया, मीन निकाल दे, मीन निकालना था एवरेज, तो एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है, मोर्टेलिटी यानी कि ज्यादा ज्यादा पोटेशियम ज्यादा मृत्यु दर, लेकिन मीन नहीं निकाला जा सकता, हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि आपका जूते का साइज क्या है, आप बोलेंगे 7, आपका साइज क्या है 9, अच्छा तो आपका साइज 7 + 8, 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 8। ऐसे कीजिए 8 साइज पहन लीजिए, 8 साइज पहन लीजिए, वो फिट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। तो ठीक उसी तरह से इन दोनों का एवरेज निकाल के कंक्लूड करना हाई पोटेशियम कैन बी डेंजरस, ये एक ठीक साइंस नहीं है, ये अधूरा साइंस है। ब्राउन हमारा स्किन है, इस स्किन का कनेक्शन क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आपके बॉडी में 3 किडनियां हैं, 2 किडनी तो वो जो हम सब जानते हैं। जब आप हॉट वाटर में बैठते हैं, मैं आगे भी दिखाऊंगा, तो हीट एंड वाटर का प्रेशर, ये दोनों चीज जब मिल जाते हैं, आपका स्किन बिकम द 3rd किडनी। आपका स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, और जो चीज पेशाब से निकलती है, क्रिएटिनिन निकलता है या शुगर निकलता है, राइट, तो वो सारी चीजें स्किन के रास्ते निकल जाती है, जो भी चीज फालतू है, एक्स्ट्रा है। तो योर स्किन बिकम द 3rd किडनी, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक होने लगते हैं। आपके स्किन से किस तेजी से वेस्ट निकलेगा वो निर्भर करता है आपके स्किन का कलर क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। निकलेगा जरूर, बट कलर क्या है उसका भी रोल है। जो बहुत ज्यादा गोरे होंगे, जो यूएस के हैं, वो हॉट वाटर इमर्शन कम देर करेंगे तो भी हो जाएगा काम, हमारा थोड़ा ज्यादा देर लग सकता है, राइट। वो हमारे बॉडी की फिनोमिना है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो रिसर्च गोरों पे की गई है वो हम पे लागू नहीं भी हो सकती है, और अगर वो हम पे लागू होगी, लागू जबरदस्ती करेंगे, तो वो कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि आपका और आपका जूते का साइज लेके डिवाइड बाय 2, और जो भी आंसर आए उठा के हमने बोल दिया ये लो आपका जूता, और फिर आप पहनेंगे तो टाइट हो गया, पैर में दर्द हो रहा है, नहीं नहीं आपको पैर को काटना पड़ेगा ताकि वो फिट हो जाए साइज। तो हम अभी यही कर रहे हैं, किसी भी हालत में ये पोटेशियम लेवल अचीव करो जो गोरे में हमने ट्रायल किया था। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा सिर्फ और सिर्फ फेलियर, बीमारी और बढ़ी रही है ना, घट तो नहीं रही है, राइट। तो पोटेशियम से डरने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, पोटेशियम आपका दुश्मन नहीं है। एज लॉन्ग एज वो पोटेशियम कच्चे सब्जी से आ रहा हो, फलों से आ रहा हो, मूंगफली से आ रहा हो, तब तक हमें पोटेशियम से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं यहां पे क्या बता रहा था, रूल नंबर 1, नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट कि मेरा पोटेशियम हाई है, मेरा क्रिएटिनिन हाई है, मेरा पोटेशियम हाई है, क्रिएटिनिन हाई, ये जो सोच है लगातार, वो जो मैंने बोला पुनीत यादव जो पेशेंट है 28 क्रिएटिनिन वाला, वो मेंटली बीमार है, वो लगता है कि मैं कल सुबह उठूंगा ही नहीं, ऐसा उसका मेंटली बन गया है। इमेजिन कीजिए उसका क्रिएटिनिन किसी ने चेक नहीं किया होता, मैंने भी नहीं किया अपना चेक कभी, तो नॉर्मल था वो, राइट। और क्रिएटिनिन से डरने की आवश्यकता नहीं, हो सकता उसके बॉडी में इंफेक्शन हो, बॉडी लड़ रही है, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको किडनी करार देना, उसका डायलिसिस कर देना, यानी कि हम एक गलत रास्ता पकड़ने की जा रहे हैं। अब वो सही में पेशेंट बनने की तरफ जाता है, इस पे आएंगे हम, राइट। तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, आप में से कुछ लोगों ने ब्लड प्रेशर की दवाइयां काफी सारे पार्टिसिपेंट ले रहे हैं, आपने सवाल भी पूछा, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैसे होगा, ये सवाल है आपका। एक का सवाल है कितने दिनों में मेरी दवाई छूट जाएगी जब नॉर्मल हो जाएगा। अब नॉर्मल का डेफिनेशन क्या है, कितने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मानेंगे, निर्भर करता है कि कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन को आप मानते हैं। डब्ल्यूएचओ को मानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को मानते हैं, यूरोपियन गाइडलाइन को मानते हैं, कॉकरेन को मानते हैं, ज्वाइंट नेशनल कमिटी 8 इसकी रिपोर्ट को मानते हैं। तो इसकी रिपोर्ट को मानेंगे या कोकरेन को मानेंगे, तो 160/100 से ऊपर अगर किसी का ब्लड प्रेशर है तो ही वो हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे उसको, राइट।
लेकिन अगर मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे पैसे कमाने हैं, तो जितने पेशेंट आएंगे मुझे, मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल है मानना? WHO का, है ना? अरे भाई आप सबका देखिए, नॉर्वे में जाएंगे तो वहां सबका जो ब्लड प्रेशर है 150/90 से ऊपर ही होता है नॉर्वे में। जबकि नॉर्वे के लोग ज्यादा, सबसे ज्यादा उनकी लाइफ स्पैन है 80 साल। तो यहां से एक डॉक्टर नॉर्वे चले जाए तो क्या बोलेगा? अरे बाप रे, सबका हार्ट अटैक हो जाएगा, सबका ब्लड प्रेशर कम करो। गांधी जी का ब्लड प्रेशर कितना था? 200/100। तो ब्लड प्रेशर कितना भी किसी का हो सकता है, वही उसका नॉर्मल हो सकता है अगर उसको कोई सिम्टम डिस्कंफर्ट नहीं है। अगर वही ट्रेंड है, और शाम को मैं अपनी वाइफ से मिलाऊंगा, वो भी आएंगी यहाँ पे मिलने आपसे, तो उसका ब्लड प्रेशर कभी भी चेक करो 100/60, तो वही उसका नॉर्मल है। जब मैं देखता हूं 120/80 तो मतलब हाई हो गया। वैसे तो चेहरे से पता चल जाता है उसके गुस्से से ही, लेकिन चेक करो तो 120/80, राइट? तो दैट इज हर हाई, हर नॉर्मल इज 100/60, राइट? तो उसका वो नॉर्मल है। तो मुझे जबरदस्ती बढ़ाना घटाना नहीं है, क्योंकि वही उसका ट्रेंड रहा है शुरू से। सो दैट इज हर नॉर्मल, राइट? लेकिन अगर किसी दिन उससे भी नीचे चला जाए, अब उसका वो लो हो गया, राइट? तो हर एक का नॉर्मल अलग अलग हो सकता है, जिस तरह से हर एक का नॉर्मल शू साइज अलग अलग है, राइट? तो उसके इर्द गिर्द ब्लड प्रेशर ही होना चाहिए। तो व्हाट इज नॉर्मल, दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? वो अलग अलग इंसान का अलग अलग हो सकता है। ये यहां पे एक ट्राइब है जारावास अंडमान निकोबार में, उन सबका ब्लड प्रेशर चेक किया गया 100/60, 100 के आसपास है सिस्टोलिक सभी का, राइट? और वो तो बिल्कुल टार्जन की तरह सबके सब। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि ब्लड प्रेशर वही 120/80 होगा तभी मैं उसको नॉर्मल मानूंगा, दैट इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट, राइट? तो किस चीज को नॉर्मल मानेंगे, इस पे हम आगे आते हैं थोड़ा थोड़ा करके, अगर करना ही है कैलकुलेशन तो ये देखा गया है दुनिया में जो ज्यादातर हार्ट अटैक होते हैं वो उनका होता है जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है, 120/70 से नीचे जिनका होता है, इट कॉजेज मोर हार्ट अटैक देन हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड शुगर ज्यादा मौतें करती हैं, ज्यादा कोमा करती हैं देन हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर सालों साल तक रहेगा तो आदमी के ऑर्गन खराब होंगे, लो ब्लड शुगर होगा एक दिन में इंसान मर जाता है। तो इस बात को समझना होगा, हमें हाई से डरने की जरूरत नहीं है, लो से घबराने की जरूरत है। अगर घबराना ही, और लो तभी होता है जब आप दवाइयां लेंगे, तभी लो होता है। नेचुरली बॉडी एक लेवल